अपने प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था और अर्थ सैटेलाइट के प्रॉब्लम को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी को कंटिन्यू करता हूँ और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं रहेगा जो आपको आपका अनटच्ड रहे और कंपटीशन में जिसको आप आराम से सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, इसलिए आपको पूरी वीडियो एक एक पार्ट को अच्छे से देखना जरूरी है अगर आप चाहते हो एक्चुअल में कि इस ग्रेविटेशन से आपका एक भी क्वेश्चन न रह जाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जरूर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक की वीडियो देखना। आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 8 में कंसीडर ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ शोन इन द फिगर, लेट LA एंड LP, ये P था, represent the angular momentum of the satellite about the earth when at aphelion and perihelion respectively. Consider the following relations. तो यहाँ पे रिलेशंस आपके पास दी हुई है, जैसे एंगुलर मोमेंटम एपीहेलियन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू पेरिहेलियन, LA इक्वल टू LP, ये माइनस में है, और R मतलब पोजीशन को बदला रहा है। जैसे RA मतलब इसके यहाँ पे सन होता है तो सन के इस डिस्टेंस से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है ये सैटेलाइट की, तो इसको RA ले रहे हो इनटू LA। तो एक तरह का ये टॉर्क है। तो टॉर्क में भी हम लोग फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो ये मोमेंटम का पार्ट है R इंटू LA और R इंटू LP दूसरी तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू, ये पूछा जा रहा है कौन सा रिलेशन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपके पास इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो देख सकते हो यहाँ पे, ये है ऑप्शन है आपका फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, थर्ड ओनली एंड फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। मैं बता, पेरिहेलियन जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द सैटेलाइट, जब भी होगा तो वो पेरिहेलियन होगा, और लार्जेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो एपीहेलियन का होता है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब आपको बताइए अच्छे से कि ये क्या होता है, ये एक एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है। तो एलिप्टिकल पाथ में फॉलो करने के ड्यूरेशन में एक समय ऐसा होता है कि जब सन और सैटेलाइट के बीच की डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाती है, मैक्सिमम कम होती है, तो ये जो डिस्टेंस है ये RP माना जाएगा, मतलब पेरिहेलियन को माना जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। और जब जिस समय में वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा सैटेलाइट और सन के बीच का गैप, तो उसको हम लोग एपीहेलियन बोलते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप ये चीज समझ लेना कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट अबाउट द अर्थ इज कंजर्व। तो एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है, चाहे वो एपीहेलियन की हो या पेरिहेलियन की हो, तो ऐसे केस में यहाँ पे आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन यहाँ पे रह जाता है। मैकेनिक का मतलब बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी सैटेलाइट के लिए यही एप्लीकेबल होता है, मतलब कोई सैटेलाइट हो अर्थ बेस्ड है, मतलब कोई नेचुरल सैटेलाइट हो या फिर भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, सबके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो हमेशा कंजर्व होती है। इसलिए ऐसे केस में आपका पहला ऑप्शन ही हमेशा सही माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट 6r from the earth's surface. R is the radius of the earth. What is the period of rotation of the another satellite at height 2.5r from the earth's surface? अब एक सैटेलाइट जो 6r पे रोटेट कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग्स में 6r हाइट पे ऑर्बिटिंग कर रहा है, और दूसरी सैटेलाइट 2.5 पे कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगी रोटेशन की, दूसरे सैटेलाइट की 2.5r पे जो रोटेट कर रहा है उसकी क्या होगी टाइम पीरियड। इसमें कैपलर्स लॉ लगाओगे, जिसमें कैपलर्स लॉ में आपने पढ़ा भी है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, T2/T1 करोगे, और T2/T1 तो आप क्या लिखो यहाँ पे, ये R2/R1 हो जाएगा, और इस पे पावर कितना हो जाएगा, पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्क्वायरिंग को भी आपने इधर कर दिया तो ये 3/2 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें सेकेंड वाले का टाइम पीरियड चाहिए, तो T2 को आप छोड़ दो इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो T1 इंटू R2/R1 पे पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि कैसे निकालोगे आप T2 इक्वल टू, अब कैलकुलेशन का पार्ट है सिर्फ, तो T1 आपका, तो अगर पहले वाले सैटेलाइट की बात कर लें जो 6r पे है, तो उसको 24 आवर्स का है। ठीक है, और R2 आपको देखना है, तो R2 आप कितने पे देखोगे, तो R तो रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन दूसरा वाला सैटेलाइट ऑलरेडी 2.5 अर्थ के सरफेस से 2.5 पे है ना,
तो 2.5 r और प्लस अर्थ का सरफेस तक का सेंटर से डिस्टेंस r, तो इतने डिस्टेंस पे सेंटर से, अर्थ के सेंटर से इतने डिस्टेंस पे है। और पहले वाला सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पे है, तो वो 6r और प्लस r इतने डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब ये हो गया 2.5r प्लस r मतलब 3.5r है ना, 3.5r, और ये नीचे में हो जाएगा आपका 7r। ठीक है, 7r, इस पे पावर 3/2 तो आप दोगे ही, और इस पे भी पावर 3/2 दोगे, तो ये आपका कैंसिल होके आपका 1/2 आ जाएगा। अगर r और r देखें, r और r कैंसिल हो रहा है, तो ये 24 तो है ही यहाँ पे, तो इंटू 24 मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ये वाला 24, तो 24 इंटू, अब यहाँ पे आ गया आपके पास 1/2, इस पे पावर 3/2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो 24 और ये आ जाएगा 2√2, तो 2√2 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 6 जा 12, तो 6/√2, तो इसको 6√2 आवर्स में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब पहला वाला ऑप्शन इस हिसाब से सही होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, अ रिमोट सेंसेशन सैटेलाइट of Earth revolves in a circular orbit of a height of 0.25 into 10⁶ meter above the surface of the Earth. If Earth's radius is 6.38 into 10⁶ meter and g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then the orbital speed of the satellite. तो यहाँ पे सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड आपको बतानी होगी। देखिए ऑर्बिटल स्पीड के लिए आपने फॉर्मूला तो यहाँ पे पढ़ा ही होगा। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक ऑप्शन और मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आर वी नॉट इक्वल टू आर जी बाय आर प्लस एच। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि कुछ हाइट पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो ये ले लेते हो आप। देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके पास दी हुई है, आर दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ है, क्योंकि हाइट ऑफ जो है जो सैटेलाइट है जिसे ऑर्बिटिंग पे रिवॉल्व कर रही है वो हाइट भी दी हुई है। तो सबकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आर की वैल्यू आप रख दो 6.38 इंटू 10⁶ अंडर रूट 9.8 अपॉन 6.38 इंटू 10⁶ प्लस दूसरा जो हाइट है आपका 0.25 इंटू 10⁶। अक्सर इस तरह का कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, ग्रेविटेशन वाले में तो होता ही है। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यू देखनी है कि किसके अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू आएगी, वो आपको चेक करना होगा। ये चेक करके देखिए कि आपके पास जो वैल्यू दी हुई है, ये जो आएगी आपके पास मीटर में आएगी, जो भी आप निकालोगे ना तो ये मीटर में आएगी। अब आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले मीटर में आपके पास लगभग 7.76 इंटू 10⁻³ की आएगी। तो 10⁻³ तो मीटर में है, तो किलोमीटर में करने का मतलब 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये इसकी मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू आ जाएगी थर्ड वाली। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 5r above the surface of the earth, r being the radius of the earth, the time period of another satellite in hours at a height of 2r from the surface of the earth। यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, टाइम पीरियड यहाँ पे निकाल के बताना होगा कि टाइम पीरियड इसकी क्या रहेगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो अभी हमने देखा था, तो उसी फॉर्मूले पे अगर इस पे काम करें तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। ट्राई करते हैं एक बार, है ना, कि सेम मेथड जो मेथड से अभी मैंने सॉल्व किया था केपलर्स लॉ पे, मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ टाइम पीरियड टी, इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दो, या फिर आप अभी देखा आपने, मैंने लिखा था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर सेमी मेजर एक्सिस ऑफ क्यू, ऐसा। तो दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे T2/T1 जब आप लिखोगे इसको, तो T2/T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R2/R1, और R2/R1 पे पावर आप लिख लोगे यहाँ पे 3/2, जैसे अभी हमने लिखा भी था यहाँ पे। तो R2 जो है वो कितना है वो देख लो, तो R2 जो है ये देखो कहाँ पे गया, ये 2R पे चला गया। मतलब पहला तो हमें यहाँ पे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन यही होती है कि आप डायरेक्ट 2R लिख के सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक कर जाते हैं। लेकिन सेंटर से ऑलरेडी सरफेस तक की डिस्टेंस R है, उसके बाद अर्थ के सरफेस से 2R डिस्टेंस है, तो ये R + 2R इसको लिखोगे तो अर्थ के सेंटर से कंसिडरेबल होगा। और दूसरे वाले में भी आप देखोगे यहाँ पे
तो ये कितना होगा r प्लस 5r। ठीक है, अब इस पे पावर कर दो आप 3/2। तो जब आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2r प्लस r 3r। तो ये तो आप 3r यहाँ पे लिख दोगे और ये हो जाएगा 6r और इस पे पावर 3/2। देखो फिर से ये 1/2 आ गया ना, तो 3 2 6 और r कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 पे पावर 3/2 हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे फिर से आप लिख सकते हो 1/2 पे पावर 3/2, जिसको हमने 2√2 लिखा था, याद होगा आपको। इसको आपने लिखा था 1/2√2। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है, अगर t2 आपको चाहिए तो t2 इक्वल टू t1 इंटू 1/2√2 होगा। तो आप अब देखो इस तरह के फॉर्मेट में ना डायरेक्ट इस तरह से आप अप्लाई करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये चल गया मान लो कि ये 2r और ये 5r प्लस r, तो इस तरह से हाफ आना है और हाफ आके आपने 2 बार कैलकुलेट करके देखा 1/√2 आता है। तो आप डायरेक्ट क्या करो, इसको इस्तेमाल करो, ये फॉर्मूला को डायरेक्ट इस्तेमाल करो, मतलब t2 इक्वल टू t1 इंटू 1/2√2 इस तरह का, क्योंकि इस तरह की एडजस्टमेंट होती है, इस तरह की सेटिंग होती है, तभी इस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो t1 की जगह पे 24 इंटू 1/2√2, तो फिर से वही आंसर आ जाएगा आपके पास, रिपीट हो जाएगा, है ना, जिसको हमने पिछली बार निकाला था, जिसको हमने बोला था 6√2। तो देखो 6√2 इस बार फिर से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता रहा है ये, assuming density d of a planet to be uniform, we can say that the time period of its artificial satellite is proportional to, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, d 1/√d और एक √d, और एक ऑप्शन मैं अगले वाले पार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखो 1/d। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा सुटेबल होगा वो आपको यहाँ पे देख के बताना है। इस क्वेश्चन का 3 ऑप्शन तो आपके पास दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन भी वहां पे हमने देखा 1/d था, यहाँ पे ही लिख देते हैं हम लोग 1/d। चौथा ऑप्शन बार बार पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, टाइम पीरियड इज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा भी है, t इक्वल टू होता है 2π√r/g भी होता है, और अगर कैपिटल G के टर्म में देखा जाए तो r/gm भी होता है, जहाँ m इज द मास ऑफ द प्लेनेट और r जो है रेडियस ऑफ इसका, उस प्लेनेट का रेडियस माना जाएगा। मास ऑफ अर्थ के लिए अगर आपको मास ऑफ उस प्लेनेट की बात कर लें तो 4/3πr3, और डेंसिटी को d से दिखा दिया हमने, क्योंकि देखो यहाँ पे एज्यूमिंग डेंसिटी d बता रहा है, तो d डेंसिटी है इसलिए हमने d लिया, नहीं नॉर्मली हम लोग रो लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड को यहाँ पे इसी को कंटिन्यू किया जाए तो ये हो जाएगा 2π√r³ और बाय g, और m की जगह पे आप यहाँ पे ले लो 4/3πr³ इंटू d। यहाँ से एक फायदा आपको ये मिल रहा है कि r³ और r³ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, और इस पाई को आप अंदर लेके अगर आते हो तो पाई स्क्वायर होगा, तो और 2 है तो आप एक काम करो, इस 2 को भी अंदर ले आओ, तो 2 को अंदर रूट के अंदर लाओगे तो 4π² अपॉन में, और ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो, और यहाँ पे g इंटू 4π इंटू d, इस तरह के टर्म में आपको देखने को मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एक 4 कैंसिल हो रहा है, एक पाई भी कैंसिल हो रहा है, ये सारा चीज कैंसिल हो रहा है। तो अब आपको यहाँ से साफ दिख रहा है कि ऊपर में बच रहा है 3π√gd। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह का भी होता है और देखने को मिलता है दो कि देखो 3 और पाई ये कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो इससे मतलब है ये कि टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो यहाँ पे √g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, √d के। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इस हिसाब से यहाँ पे सही रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 13। How long will a satellite placed in a circular orbit of radius that of 1/4 the radius of the satellite take to complete one revolution around the earth? टाइम दिया हुआ है 12 hours, 6 hours, 3 hours, 4 hours। एक बार चेक करके बताएंगे कौन सा सही होगा ज्यादा। एक्चुअली इसमें भी तो वही लगना है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, फॉर्मूला तो वही लगेगा जो केपलर थर्ड लॉ का है हमारा। तो यहाँ पे क्या है कि t2/t1 अगर आप यहाँ पे करते हो जैसा फॉर्मूला हमने देखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r2/r1 तो पावर 3/2। ठीक है, और r2 के बारे में क्या बोल रहा है,
कि R2 के बारे में ये बोल रहे हैं हमारे पास कि ये जो है हमारा R2, ये R1 के 1/4 है। 1/4 ऑफ R1 है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैंने वो मल्टीप्लाई कर दिया था, सॉरी सॉरी। हाँ, तो ये 85 बाय वो हो 1/4 जाएगा। ऑफ R1 तो ये करोगे। अब बाय में R1 हाँ है तो बाय में R1 ही करोगे इस तरह से। हाँ, इस पे पावर क्यूब तो R1 कैंसिल हो गया, तो 1/4 का पावर 3/2 हो जाएगा ना। 10 घंटे आ रहे हैं फिर भी। अभी देख लेते हैं, अभी हमने T2 को यूज कहाँ किया है ना, तो 3/2 हो गया। तो T2 अगर आप यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे T2 चाहिए ना, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप यूज कर लोगे तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 अगर करोगे कितना आता है, 8 आ रहे। ये 1/8 आ गया। तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 जो कि आपका 24 है, 24 इंटू 1/8, तो 8 3 जा 24, तो 3 आ जाएगा। सर हमें कैसे पता कि 24 घंटे तो आप अर्थ लगेगा? के केस में आप हमेशा 24 आवर लो। अगर अदर सैटेलाइट की बात करता है तो वो टाइम पीरियड वहां पे देगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये भी टाइम पीरियड मांग रहा है। एट ए हाइट 3600 किलोमीटर इज 24 आवर्स दिया हुआ है कि भाई 3600 किलोमीटर पे जो इसके टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स का है। आ स्पाई सैटेलाइट ऑर्बिट्स वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, उसकी रेडियस अर्थ के काफी क्लोज है, तो 6400 किलोमीटर ही ली गई है। व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, उसकी टाइम पीरियड आपको बतानी है यहाँ पे। ऑप्शन 4, 4, 1, 2, 1.5, ये ऑप्शन आपके पास दी हुई है। इसमें फॉर्मूला फिर से वही फॉर्मूला जो आप हमेशा लगाते हो कि T2/T1 है ना, दिस वन स्क्वायर ऑफ दिस वन इज इक्वल टू R2/R1, R2/R1 का स्क्वायर। लेकिन एक चीज यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो इसका क्यूब होगा। इसका ध्यान क्या रखना है आपको, ये देखो, आपको ध्यान ये रखना है कि R2 जो है वो मतलब दूसरा सैटेलाइट जो है आपका वो रिवॉल्व कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। R2 जो आपका रिवॉल्व कर रहा है 6400 किलोमीटर पे, तो 6400 इसमें ले लो, और जो पहला वाला दिया हुआ है 3600 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से, तो 6400 तो ये है, और प्लस 36,000 इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि अर्थ के सरफेस से नहीं सर, इसमें तो लिखा है वेरी क्लोज। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास पता है क्या मिलेगा आपको, 6400 ऊपर में तो है ही, नीचे में आपके पास आ जाएगा इस दोनों का ऐड करके 42400, ये आ जाएगा। इस पे पावर 3 आ जाएगा, और इस पे पावर 3 आ गया। तो अब आप यहाँ पे क्या, T2 और T1 तो आपको पता ही है, जो मैंने बोला है कि हमेशा 24 आवर अर्थ के क्रॉस ले रहे हो तो 24 आवर्स ले लो। और यहाँ पे अगर आप करोगे 6400 अपॉन ये जो है 42400, और इस पे पावर अब 3/2 लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, 3/2 लिख दिया आपने, ये हो गया। दिस वन T2 इक्वल टू, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो 24 इंटू, अब इसमें देखो ये 20 ये कैंसिल कर दो, ठीक है। और इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना तो ये लगभग आपके पास 0.06 के इक्वल आएगा, जो कि लगभग आपका मतलब एग्जैक्ट 1.5 नहीं होगा, जो 1.44 के अप्रॉक्स जाएगा, जिसके कारण आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो 1.5 आप यहाँ पे ये भी तो। ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट रिवॉल्विंग एट अ हाइट 3500 किलोमीटर इज 3500 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से अगर रिवॉल्व कर रहा है कोई सैटेलाइट, तो उसकी टाइम पीरियड, इसमें से 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 24 आवर्स, 100 मिनट्स, 12 आवर्स, 48 आवर्स, 52 आवर्स, इसमें से कौन सा होगा। कैलकुलेशन जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो है ना 3580 किलोमीटर आप लिख लो, ताकि वो एक एग्जैक्ट आपको यहाँ पे वैल्यू देने में हेल्प करेगी। क्वेश्चन में आपके पास देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट रिवॉल्विंग एट ए हाइट इतना दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम पीरियड आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे का टाइम पीरियड मांग रहा है, आपको इसी का टाइम पीरियड मांग रहा है, दूसरे का तो नहीं मांग रहा। तो एक सिंगल का मांग रहा है, सिंगल का मांग रहा है, तो उसके लिए वही फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट जो लेते हो वो अपॉन में GME, ये वाला मास ऑफ अर्थ, ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे इसको देखो 2 है तो 2 तो लिख दिया आपने, पाई की वैल्यू 3.14 लिख दोगे, ठीक है। अंडर रूट रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे अगर नहीं भी दिया हो तो आपको वहाँ क्वेश्चन पेपर में आपको दे देगा, और मीटर में आपको लेना पड़ेगा, तो 6.4 इंटू 10 पावर 6 लोगे, प्लस
एच हाइट जो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये भी आपको मीटर में लेना पड़ेगा। 35.8 इंटू 10⁶ ऐसा करेंगे ताकि दोनों का पावर सेम रहे। तो इसका पावर भी सेम है और इसका भी पावर सेम है, ठीक है। अपॉन में जी जो कि वैल्यू 6.67 10⁻11 होती है, ये वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, इंटू मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ तो आपको पता है 6 इंटू 10⁻24। ये सब पता नहीं भी है तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ही रहता है। तो ये अब सिर्फ कैलकुलेट करने की बात रह जाएगी आपको, जो कि लगभग आपके पास देखो जो वैल्यू आएगी ना आपकी, ये वैल्यू आपकी सेकंड में आएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने सारी वैल्यू मीटर में और सेकंड में कन्वर्ट कर दी है, क्योंकि जो किलोमीटर में था उसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो वैल्यू हमारे पास सेकंड में आने वाली है। तो सेकंड लगभग एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी 865058, कितने सेकंड की वैल्यू आएगी, इसको आप क्या करोगे आवर्स में, चूंकि हमारे पास क्या है आवर्स और मिनट है, तो आवर्स में पहले कन्वर्ट करके देख लो, क्योंकि आवर्स के 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो लगभग 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। देख लो, चेक कर लो कि देखो यहाँ पे आप सही बोल रहे हो, ये जो है ना, ये पावर, इस पे फार्मूला जो है पावर क्यूब का फार्मूला है। हाँ भाई, ये मिसिंग रह गया यहाँ पे, पावर क्यूब का फार्मूला है, जिसके कारण कि ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। अब ये आपको वैल्यू दे सकते हैं, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी वी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ इज, कौन सा रिलेशन है, ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है। सेकेंड वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी में आपने पढ़ा भी है, वी एस्केप वेलोसिटी जो होता है √2 और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो √g(r) होती है। बिल्कुल सही, इस हिसाब से रिलेशन आपका बी वाला जो सेकंड वाला बी है बिल्कुल सही है। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना, जिसका जो मास दिया हुआ है 500 kg, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। और सर्कुलर ऑर्बिट जो अर्थ की रेडियस है, किस ऑर्बिट में वो, इस रेडियस के ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है 4 × 10⁻7 के मीटर इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। जो मूवमेंट है इसकी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड बतानी होगी इस सैटेलाइट के लिए, ऑफ द सैटेलाइट इज, वो एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड क्या होगी। ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। 0.13 × 10⁻14 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 1.3 × 10⁻14 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये 4 ऑप्शन है। 0.58 × 10⁻14 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और 2.58 × 10⁻14 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसमें तो सीधा आपको एंगुलर मोमेंटम मांग रहा है, और एंगुलर मोमेंटम इस क्वेश्चन नंबर 17 में L = आपके पास क्या होता है, mvr होता है। लेकिन हमारे पास तो मास दिया हुआ है 500 का और v तो हमें पता नहीं है, तो v = देखिए क्या होता है, जब सैटेलाइट क्या हो रही है कि एक पाथ में सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो ऐसे केस में इसका जो v होगा वो 2πr अपॉन में t के इक्वल होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे इसके इक्वल होगा, तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो m v की जगह पे 2πr/t इंटू v इंटू r, ये वाला। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ता है क्या कि भाई जो चीज दी हुई है उस तरह का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कैसे इन सारे टर्म से, जो वेलोसिटी है, जो डिस्टेंस है, उस सबसे रिलेट करेंगे। तो m इंटू 2πr² अपॉन t, अब ये पूरी तरह से रिलेट हो गया, और अब हम एंगुलर मोमेंटम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। तो आप देखो, अब एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मास की जो वैल्यू है, वो वैल्यू आप मास की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए रख के देखते हैं मास की वैल्यू, सारे मास, सिर्फ मास नहीं, सबकी वैल्यू यहाँ पे रख के देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा मास 500 है, तो 500 इंटू 2π 3.14 पाई को कर दो इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, r² लिखा हुआ है। तो r हमारा देखो 4 × 10⁻7 का है, तो 4 × 10⁻7 अपॉन में t की बात कर रहा है ये। तो t जो है वो टाइम आपको देखना पड़ेगा कि कितने का टाइम इसने लिया है। तो टाइम देखिए, हमेशा जो होता है टाइम 24 आवर्स अर्थ के अराउंड बात हो रही है सैटेलाइट की, तो 24 आवर्स की होगी। तो 24 आवर्स को यहाँ पे आपको देखना है कि जो भी टर्म्स आपने लिया है, अगर मीटर में लिया हुआ है सारा टर्म, तो इसमें आवर्स को भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो ये आ जाएगा 86400। तो यहाँ पे आप 86400 इसको आप अब सॉल्व कर लो। ये 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल कर दो आप, ठीक है। अब कैंसिल करो इसको, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 216। फिर से कैंसिल कर सकते हो 2 से, 108, ठीक है। अब पूरा कैलकुलेट करके आप देखोगे तो आपके पास जो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको लगभग 0.58 इंटू 10 पावर 14 की वैल्यू आएगी। जो हमारे पास जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, इस ऑप्शन में आप देखोगे तो 0.58 10 पावर 14, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे चेक कर लो आप, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो इसको आप इंटू 4 एक 4 इंटू 10 पावर 7 एक और कर दो, है ना। तो एक 4 इंटू 10 पावर 7 इंक्लूड कर लो और उसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन आपके पास फाइनल रिजल्ट यही आएगा। एक बार और चाहो तो कट कर सकते हो। देखो 4 से 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, तो 27 आ गया ये, है ना। अगर आप मान लो ये लगभग 3 भी मान लेते हो तो 3 7 जा 3 9 जा 27 9। अब 5/9 करोगे तो लगभग यही रेंज में आपके पास आंसर आएगा। 18 में क्या कह रहा है, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट ए हाइट अबव द अर्थ सरफेस। इफ एच इज इंक्रीज्ड द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट विल बी। क्या होगा ये, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा या जीरो होगा। और मैंने ये एक तरीका था, मैंने जो मेन सोचा वो ये था कि जैसे जो क्लोज टू अर्थ होती है वो 85 मिनट्स लेती है और जो ऊपर कर दो तो उसको 24 घंटे लगते हैं, तो टाइम 3 टाइम हो गया। तो बिल्कुल सही। ऐसे भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो यही वाला लग रहा है ना, आर ई प्लस एच इंटू जी। अगर आर ई को बाहर कर दिया जाए रेडियस ऑफ अर्थ को तो ऐसे लगता है इस तरह से। तो इसका मतलब है जो आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ है ना, और हाइट जो है, ये दोनों ही चीज, रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट, ये दोनों अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है, टाइम से रिलेट है। तो अगर ये करे, क्वेश्चन में ही करा है कि हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज इंक्रीज। अगर हाइट इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली बात है टाइम पीरियड भी उसके हिसाब से, क्योंकि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ आर ई प्लस एच के। तो हाइट बढ़ेगी तो ये इसका भी समेशन बढ़ेगा, सम बढ़ेगा, और सम बढ़ेगा तो रूट से उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो इसलिए इंक्रीज ही करेगा। बिल्कुल सही बात। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इफ द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट इज इंक्रीज्ड टू 16 टाइम्स। बिल्कुल सही। यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे कि इंक्रीज टू 64 टाइम्स, क्योंकि इसमें भी केपलर्स लॉ अप्लाई करोगे, हाँ जी, है ना, जिसमें कि आपने केपलर्स लॉ अगर अप्लाई भी किया होगा तो वहां पे T2/T1 लिखा होगा, और जो पहला वाला है 61 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो 61 टाइम्स ऑफ R1, और ये R1 इस पे पावर आपने 3/2 कर दिया होगा, ऐसे ही किया था, हाँ जी। और R1 को कैंसिल कर दिया तो ये आपके पास T2 इक्वल टू 24 से मल्टीप्लाई किया होता ना आपने, नहीं, मैंने इसको T2 इक्वल्स टू डायरेक्ट 64 T1। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि ये T1 से बोल रहा है रिलेट करने के लिए, तो T1 इंटू जो 16 पे पावर 3/2 इस तरह से कर दिया आपने, हाँ जी। जो कि आपका 64 टाइम्स आ गया। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑफ रेडियस r एट ए हाइट h from its surface. The total energy of the satellite in terms of g, the value of acceleration due to gravity at the earth's surface is, इनका जो है बी पार्ट आपका सही आंसर होगा। अरे यार, सबसे बड़ी बात कि हमारे पास टोटल एनर्जी की जब बात हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। तो E इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूं अगर कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, और पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका माइनस में होता है, ये आपने पता ही है, माइनस Gm/r+h, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, तो ये अब मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं यहाँ पे कि mv²/r+h, दिस वन इज इक्वल टू Gmm/r+h का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए
mv²/r, अगर मैं बोलूँ सेंटीमीटर फोर्स के बारे में, तो mv²/r होता है, और ये जो सेंटीमीटर फोर्स होता है ये किसके इक्वल होता है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है, gmm/r² के इक्वल होता है। तो अगर इसी में अगर हाफ लगा दिया जाए, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हाफ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो इसको, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे ये और ये आप काट देते हो एक, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ mv² किसके इक्वल हो गया? आपका gmm/r+h के इक्वल हो गया, है ना? तो इसलिए तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसकी जगह पे एक तो -gmm/r+ तो h तो है ही, और इसको भी मैंने इसी टर्म में लाने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है, तो ये gmm/r+h आ गया, तो जीरो ही हो गया। है ना? नहीं, अभी हाफ यूज नहीं किया ना मैंने, तो हाफ mv² तो सर उसमें था ही नहीं, तो नहीं, हाफ तो दोनों तरफ मुझे मल्टीप्लाई करना है ना, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ भी करना है, तो हाफ किया तो इसको, ये तो हाफ हो गया ना अब उसके, तो एक तो निगेटिव में हो गया और एक पॉजिटिव में, लेकिन हाफ हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? -12 gmm/r+h आ गया, ठीक है। और अब इसको इसी को कैसे चेंज करना है, आप देखो यहाँ पे इसमें कुछ कन्वर्जन करते हैं, -12 gm बाय, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक दो क्वेश्चन में इस तरह का कन्वर्जन किया था, और ये इसको मैं mr²/r+h इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। हाँ जी। तो ये अब जाके आपके पास ये इसलिए लिखा क्योंकि gm/r² जो है हमारा g के इक्वल हो जाएगा, -12 g स्मॉल g के इक्वल हो जाएगा, है ना, gm/r² और बाय में r+h, जो कि हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखने के लिए होगा ये mgr²/r+h, और हाफ तो है, ठीक है। पूरा का पूरा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पे ही क्वेश्चन है, जो एनर्जी का फॉर्मूला है सिर्फ उसी पे हमें फोकस करना है, बाकी किसी पे फोकस नहीं करना। तो देखिए एजर्शन में क्या दिया हुआ है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन मूविंग अ सैटेलाइट टू हायर ऑर्बिट, और रीजन दिया हुआ है सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। और देखिए यहाँ पे अब आपके पास दिया हुआ है, इफ both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, if both the assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, if assertion is true but reason is false, if both assertion and reason are false, क्या हो सकता है इसमें से? किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है। हाँ वो तो पढ़ा है, बट सर जैसे मैंने फॉर्मूला में डाल के देखा, हाँ, तो अगर हाइट जैसे माने लोअर अर्थ ऑर्बिटल के पास में, तो उसमें टोटल एनर्जी होगी -mgr² डिवाइडेड बाय 2r+h, तो h वहाँ पे 0 हो गया, तो वो रहा। बाकी अगर कोई भी गिवन हाइट पे दे दें तो वो डिनोमिनेटर की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, देखिए तो एनर्जी तो कम हो गई। हाँ बिल्कुल, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए एक चीज यहाँ पे मैं आपको जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा। आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा था कि अगर अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी है तो वहां पे टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, और उसी तरह से अगर कुछ हाइट पे हो तो वहां पे भी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और अगर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो जहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जी हो, तो ओवरऑल टोटल एनर्जी यहाँ पे भी कंजर्व होती है। तो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कंजर्व होती है, चाहे कहीं पे भी हो। इसमें फर्क यही पड़ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो सकती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो सकती है, लेकिन ओवरऑल दोनों का सम जो है तीनों के केस में, अगर मान लो यहाँ पे 10 जूल आ रहा है, यहाँ पे भी 10 जूल ही आएगा और यहाँ पे भी 10 जूल ही आएगा। तो मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व, रीजन देखिए सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी सेम। अब जैसे यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है मान लो 6 जूल की पोटेंशियल एनर्जी होगी और हो सकता है 4 जूल की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो सेम नहीं हो सकता, ये कहना गलत होगा। हो सकता है कहीं कहीं 10 जूल बनने के लिए हो सकता है इसके यहाँ पे इस पोजीशन पे हो तो 2 जूल की पोटेंशियल एनर्जी होगी और 8 जूल की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इस तरह से मतलब ओवरऑल 10 यहाँ पे भी पूरा हो गया। मतलब सेम चेंज नहीं हो सकता पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में। हाँ, टोटल एनर्जी लेकिन कंजर्व रहेगी क्योंकि टोटल एनर्जी ओवरऑल 10 जूल ही पूरी हो रही है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सैटेलाइट इज एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज डबल देन it will remains its path
it will maintain its path, it will fall on the earth, it will rotate with greater speed, it will keep out the earth gravitational field. क्या हो सकता है ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में? जैसे आपने देखा, अभी हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी वो हाफ mv² होती है ना। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो v² मैं पहले लिख रहा हूँ, m बाद में लिख रहा हूँ, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को vo से रिप्रेजेंट किया है। तो vo अगर आप निकालना चाहो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से देख सकते हो आप, तो वो हो जाएगा आपका √2km, 2k अपॉन में m। अब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी डबल हो जाए तो v0 डैश ले लेते हैं, नई जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होने वाली है आपकी, तो ये काइनेटिक एनर्जी डबल मतलब 2 × 2k कर लोगे, ठीक है। तो बस सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डबल की बात कर रहा है, तो मास आप एज इट इज रहने दो, इसको अंडर रूट कर लो, तो क्या कितना चेंजेस आ रहा है, तो देखो √2 टाइम्स ऑफ v0 हो जाता है ना। तो √2 टाइम्स ऑफ v0 जो कि अगर रिलेशन भी देखा जाए तो ये इसके वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो होगा आपका, इट विल कीप आउट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब ये अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेके चला जाएगा इसको ऐसे हाल में।